नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कार्बनिक विलेयों का स्थानांतरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। कार्बनिक विलेयों का स्थानांतरण। हम सभी जानते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। अन्य भाग जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण नहीं करते हैं, अपनी उपापचयी क्रियाओं के लिए प्रकाश संश्लेषी अंगों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। प्रकाश संश्लेषी भाग जो खाद्य पदार्थों के संभरण अर्थात सप्लाई का कार्य करते हैं, उन्हें हम सोर्स अर्थात स्रोत कहते हैं। तथा वे अंग जो उपापचयी क्रिया हेतु इनका संचयन तथा उपभोग अर्थात स्टोरेज एंड कंजम्पशन करते हैं, उन्हें जैसे जड़, तना, उन्हें हम सिंक कहते हैं। तो ये दोनों अंग अर्थात आपका सोर्स और सिंक सामान्यतः पौधों में एक दूसरे से दूरी पर स्थित होते हैं। इसलिए इन कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण के लिए, सोर्स से सिंक तक स्थानांतरण के लिए एक सक्षम स्थानांतरण तंत्र की आवश्यकता है। और स्रोत से सिंक तक खाद्य पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के प्रवाह को हमें जो स्थानांतरण कहते हैं। अब ये जो कार्बनिक पदार्थ जो विलयन के अंदर होते हैं, इनका किस प्रकार से स्थानांतरण होता है, इसमें स्थानांतरण की जो दिशा होती है, उस दिशा को समझने के लिए हम देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषी अंग है जिनके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, इन कार्बनिक पदार्थों का अप्रकाश संश्लेषी अंग जैसे जड़ है, आपकी तना है आदि को, अर्थात संचयी अंग, ठीक है, जैसे जड़ें हैं जो भोजन का संग्रह करती है उनको, अर्थात या संचयी अंग से अप्रकाश संश्लेषी अंग को स्थानांतरण हो सकता है। स्थानांतरण की दिशा की बात करते हैं तो इन कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण नीचे की ओर स्थानांतरण, यानी पत्तियों द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा कार्बनिक भोजन पत्तियों में संग्रहित नहीं होता है। ये अधिकांश भोजन पत्तियों से जहाँ निर्मित होता है वहाँ से नीचे की ओर स्थानांतरित होता है, जो जड़ों व तनों की वृद्धि तथा उपापचय में प्रयुक्त होता है। और अप्रयुक्त अतिरिक्त भाग तने व भूमिगत जड़ों की जीवित कोशिकाओं में स्टोर हो जाता है। फिर है ऊपर की ओर स्थानांतरण, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पर्वशीर्ष होता है वो पत्तियों से ऊपर की ओर स्थित होता है, इस क्षेत्र में उपापचयी क्रियाएं तीव्र गति से होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में है जो वृद्धि क्षेत्र होता है, इसलिए कोशिकाएं तीव्र गति से नई कोशिकाएं बनती है, तो इन्हें है जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके लिए है जो उन्हें कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसलिए शीर्ष के जो नीचे की स्थित पत्तियां होती है वहां से कार्बनिक भोजन का ऊपर की ओर संचरण होता है। तीसरा जो है स्थानांतरण की दिशा है स्पर्श रेखीय स्थानांतरण, यानी नीचे से ऊपर की ओर अर्थात ऊपर से नीचे की ओर जो अक्षीय संचलन होता है उसकी तुलना में साइड में, लेटरल साइड में, है ना, पार्श्व दिशा में संचलन बहुत धीमी गति से होता है। पार्श्व संचलन विशेष रूप से उन परिस्थितियों में होता है जब भोजन संश्लेषण का स्रोत तथा उपभोग करने वाला अंग एक दूसरे के विपरीत स्थित हो। और चौथा है दो विपरीत दिशाओं की ओर स्थानांतरण। कार्बनिक पदार्थों का संचलन ऊपर व नीचे की ओर साथ साथ होता है। मुंच, बिडल्फ एवं कोरी आदि के अनुसार पर्वशीर्ष के निकट स्थित पत्तियों से कार्बनिक पदार्थों का संचलन ऊपर की दिशा में तथा आधारित भाग में स्थित पत्तियों से नीचे की ओर होता है, जबकि मध्य भाग में स्थित पत्तियों से स्थानांतरण ऊपर की ओर व नीचे की ओर दोनों दिशाओं में होता है। अब हम देखते हैं स्थानांतरण का पथ।
यानी पौधों के अंदर जो कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है वह किस प्रकार से होता है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने समय समय पर स्थानांतरण का मार्ग ज्ञात करने के लिए, उसका पथ ज्ञात करने के अनेक प्रयोग किए और इन प्रयोगों से ये सिद्ध होता है कि खाद्य पदार्थों का संचरण फ्लोएम की चालनी नलिकाओं के माध्यम से होता है। खाद्य पदार्थों के फ्लोएम परिवहन के पक्ष में दिए गए प्रयोगों के अंतर्गत सबसे पहला है वलयन प्रयोग। वलयन प्रयोग से ये हम स्पष्ट कर सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है। इसके लिए एक काष्ठीय पौधे के तने से तेज धार के चाकू की सहायता से वलय के रूप में हम है जो छाल को निकाल देते हैं। इस छाल में फ्लोएम भी होता है और अब जो आपको इसके नीचे की तरफ दिखा रहा भाग है ये है जाइलम अर्थात बुड्डे। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि वलय के ठीक ऊपर वाला भाग फूल करके मोटा हो जाता है, क्योंकि फ्लोएम के अभाव में खाद्य पदार्थ आगे स्थानांतरित न हो पाने का यहाँ एकत्रित हो जाते हैं। आगे मतलब ऊपर से जो नीचे की तरफ स्थानांतरण हो रहा था और नीचे की तरफ स्थानांतरण नहीं होने के कारण इस अंतिम भाग पर जो वलय काटी गई है, इसके अंतिम भाग पर है जो खाद्य पदार्थ अर्थात कार्बनिक पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप है जो ये वलय है जो फूल जाती है। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि पौधों के अंदर कार्बनिक पदार्थों का संचरण अर्थात स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। दूसरा जो है वो है फ्लोएम रस का रासायनिक अध्ययन। मेसन तथा मैस्केल ने कपास के पौधों पर किए गए प्रयोगों में पाया कि पत्तियों में शर्करा तथा नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थों की सांद्रता में परिवर्तन होने के कुछ समय बाद ऐसा ही परिवर्तन है जो छाल जिसमें फ्लोएम भी शामिल है में देखा जाता है, जबकि जाइलम के अंदर ऐसा कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि फ्लोएम से ही कार्बनिक पदार्थों का संचरण होता है। इसके अलावा जो अन्य प्रयोग है उन प्रयोगों के अंतर्गत मित्तल ने एफिड कीटों के प्रयोग द्वारा यह स्पष्ट किया कि ये कीट फ्लोएम तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कीट जब अपनी स्टाइलेट अर्थात शुंडिका को पादप की फ्लोएम टिश्यूज के अंदर प्रवेश करवाता है और वहां से जब फ्लोएम रस का चूषण करता है, उस रस में सुक्रोज तथा नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं जो कि मुख्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं और कीट के लिए भोजन का कार्य करते हैं। और वेदरली ने जब इन कीटों से इस फ्लोएम रस को प्राप्त किया, जो कीटों ने है जो स्टाइलेट्स के द्वारा है जो उन पौधों से प्राप्त किया था, उसका विश्लेषण किया तो उसके अंतर्गत सुक्रोज तथा नाइट्रोजन पदार्थ उसके अंदर पाए गए और वही पदार्थ है जो फ्लोएम जो कीटों की स्टाइलेट्स निकालने के पश्चात जब कीट अपने स्टाइलेट को बाहर निकाल लेता है तो बूंद के रूप में भी कुछ लिक्विड पदार्थ है फ्लोएम रस बाहर निकलता है और उसका विश्लेषण करने पर और कीट के शरीर से फ्लोएम रस का विश्लेषण करने पर दोनों में ही सुक्रोज तथा नाइट्रोजन पदार्थ समान गुणवत्ता वाले पाए गए, जिससे ये प्रमाणित होता है कि पौधों के अंदर कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा संपन्न होता है। रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीक। रेडियो एक्टिव ट्रेसर तकनीक की बात करते हैं तो इस तकनीक के अंतर्गत पौधे की पत्तियों को रेडियो एक्टिव कार्बन युक्त CO2 में रखकर प्रकाश संश्लेषण संपन्न करवाया जाता है, जिससे रेडियो एक्टिव CO2 का स्वांगीकरण कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में हो जाता है और इसके पश्चात पत्तियां तथा अन्य पादप भागों को थोड़े थोड़े अंतराल पर हिम शुष्क कर लेते हैं और इन पादप भागों को एक्सरे प्लेट के संपर्क में रखा जाता है। पादप भाग में उपस्थित रेडियोएक्टिव कार्बन के उत्सर्जन से एक्सरे प्लेट काली पड़ जाती है। तो एक्सरे प्लेट पर इन बिंदुओं का निश्चित स्थान निर्धारण किया जाता है और इन अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि रेडियोएक्टिव पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम से होता है।
स्रोत सिंक अंतर संबंध। स्रोत के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जहां पर है जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। सिंक है जो पौधे का वह भाग है जहां पर इन कार्बनिक पदार्थों की मांग होती है, अर्थात है जो वहां पर जहां पर कंज्यूप्शन होता है, स्टोरेज होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि फ्लोएम द्वारा कार्बनिक पदार्थों का जो परिवहन स्रोत व सिंक के मध्य विशिष्ट संबंध प्रदर्शित करता है। ये आपका है जो पर्ण की जो मेसोफिल सेल्स दिखाई गई है, ये प्रकाश संश्लेषण करती है, तो ये स्रोत है। और जो यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख रहे हो पौधे का भाग जो जड़ समझ लो, तो ये है जो क्या है, सिंक है। फ्लोएम है जो इस सोर्स और सिंक के बीच में एक सेतु का कार्य करता है। स्रोत के सिरे पर जो पत्ती है वहां प्रकाश संश्लेषणी कोशिकाओं द्वारा निर्मित जो सुक्रोज होता है वो एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट पाथ के द्वारा पर्ण सिराओं के फ्लोएम में प्रवेश करता है। आधुनिक अध्ययनों के आधार पर ऐसे प्रमाण है कि सुक्रोज सह कोशिकाओं में एकत्रित होता है तथा वहां से चालनी नलिकाओं में प्रवेश करता है। पर्ण मध्यतक कोशिकाओं से सुक्रोज पत्ती की मुक्त स्थल अर्थात फ्री स्पेस में प्रवेश करता है तथा सांद्रता प्रवणता के विपरीत फ्लोएम में प्रवेश करता है। परिवहन से पूर्व सुक्रोज के फ्लोएम में संग्रहण को लोडिंग कहते हैं, जिसके फलस्वरूप फ्लोएम में द्रव स्थितिक दाब प्रवणता स्थापित हो जाती है। यानी कहने का मतलब है जो मेसोफिल सेल्स है उनके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है, उस भोजन के इकट्ठे होने को यानी फ्लोएम में संग्रहण को लोडिंग कहते हैं। और इस लोडिंग के फलस्वरूप जो फ्लोएम में द्रव स्थितिक दाब प्रवणता बनती है, इसी द्रव स्थितिक दाब प्रवणता के फलस्वरूप सुक्रोज का स्रोत से सिंक की ओर परिवहन होता है नीचे की तरफ। परंतु यह तभी संभव होता है जब सिंक कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों का लगातार उपभोग या संचयन होता रहे ताकि फ्लोएम में द्रव स्थितिक दाब बढ़ा रहे। सिंक कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों के उपभोग या संचयन की क्रिया को अनलोडिंग कहते हैं। यानी स्रोत के अंदर जो भोजन लोड हो रहा है फ्लोएम में, इसको लोडिंग कहते हैं। लेकिन सिंक कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों का उपभोग या संचयन हो जाता है तो इस क्रिया को अनलोडिंग कहते हैं। सिंक पदार्थों के उपभोग में असमर्थ होता है तो फ्लोएम में द्रव स्थितिक दाब कम हो जाता है, जिससे परिवहन के अभाव में तंत्र में शर्करा सांद्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर स्रोत के अंग में कम हो जाती है। इस प्रकार सिंक की उपभोग क्षमता स्रोत के प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करती है। तो स्रोत और सिंक के बीच में जो संबंध होता है, यह संबंध पौधों के अंदर कार्बनिक पदार्थों के निर्माण को प्रभावित करती है। अब स्थानांतरण की क्रियाविधि, यानी जो स्रोत के अंदर कार्बनिक पदार्थों का जो निर्माण होता है, ये कार्बनिक पदार्थ किस प्रकार से पौधे के विभिन्न भागों में विस्तृत होते हैं। इसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों के विसरण के संदर्भ में जो मत दिए गए उसके अंदर पहला है विसरण परिकल्पना, दूसरा है सक्रिय विसरण परिकल्पना। विसरण परिकल्पना की बात करते हैं, इस मत के अनुसार कार्बनिक पदार्थों का हस्तांतरण इनकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर होता है। इस प्रकार इनका हस्तांतरण संग्रहण क्षेत्र से अर्थात पत्तियों से उपभोग क्षेत्र अर्थात जड़ व अन्य भागों की ओर होता है, क्योंकि पत्तियों में संश्लेषण के कारण इनकी सांद्रता अधिक होती है तथा जड़ व अन्य भागों में उपभोग के कारण इनकी न्यून सांद्रता पाई जाती है। सक्रिय विसरण परिकल्पना की बात करते हैं, मैसन तथा फिलिस के अनुसार फ्लोएम में कार्बनिक विलयों का प्रभाव चालनी नलिकाओं के जीवद्रव्य द्वारा त्वरित होता है। चालनी नलिकाओं का जीवद्रव्य या तो विलय अणुओं के उत्तेजित या सक्रिय करता है अथवा विसरण की क्रिया पर जीवद्रव्य का प्रतिरोध कम करता है, जिसके फलस्वरूप विसरण की दर तेज हो जाती है। कुछ वैज्ञानिकों का विश्वास है कि एटीपी कार्बनिक अणुओं के वाहक का कार्य करता है और इस क्रिया में श्वसन अथवा उपापचयी ऊर्जा का उपयोग होता है। उच्च उपापचयी क्रियाओं के दौरान विलय अणुओं के स्थानांतरण की दर अधिक देखी गई है। इस मत के प्रायोगिक प्रमाण
उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये मत है जो ज़्यादा मान्य भी नहीं है। तीसरा है जीव द्रव्य प्रवाह गति परिकल्पना। इस परिकल्पना को डी वरीज ने प्रस्तावित किया था, कर्टिस ने इसको विकसित किया। इस परिकल्पना के अनुसार विलेय कणों का अर्थात कार्बनिक पदार्थ जो विलेय अवस्था में होते हैं, उन विलेय कणों का परिवहन फ्लोएम में विसरण तथा जीवद्रव्य प्रवाह क्रियाओं का परिणाम है। कार्बनिक पदार्थ चालनी नलिकाओं में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जीवद्रव्य प्रवाही गति द्वारा गमन करते हैं तथा एक चालनी नलिका से दूसरी चालनी नलिका में रंध्रों से विसरण द्वारा परिवहन होता है तथा कोशिका द्रव्य की प्रवाह गति विसरण को त्वरित करती है। जीव द्रव्य प्रवाही गति के कारण ही चालनी नलिका में अलग अलग प्रवणता वाले दो पदार्थ एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में साथ साथ परिवहन करते हैं। तो इसके अंतर्गत आप देखोगे जीव द्रव्य प्रवाह गति परिकल्पना में, तो बाहर से जब कार्बनिक पदार्थों का चालनी नलिकाओं में प्रवेश होता है, तो चालनी नलिकाओं से एक से दूसरी नलिका प्रवेश के समय चालनी नलिका का जो जीव द्रव्य होता है उसके अंदर मूवमेंट के द्वारा ये पदार्थ है जो गति करते हैं, और ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर इस प्रक्रिया में सुगर जो मॉलिक्यूल है, जो कार्बनिक पदार्थ है, वो तो नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो ऊपर की तरफ है, ऊपर की दिशा में मूवमेंट करते हैं। वैद्युत परासरण परिकल्पना, यह परिकल्पना फैनसम तथा स्पेनर द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रस्तावित की गई थी। इस मत के अनुसार चालनी नलिका में चालनी पट्टिका पर विद्युत विभव उपस्थित होता है जो विलेय कणों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी जो चालनी पट्टिका है, इस चालनी पट्टिका पर विद्युत विभव उपस्थित होता है जो कि विलेय कणों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। चालनी नलिकाओं में जल तथा विलेय कणों का संचलन विद्युत प्रवणता के अनुरूप अधिक धनावेश से कम धनावेश के क्षेत्र की दिशा में होता है। यानी इन विलेय का ऊपर की दिशा से नीचे की ओर प्रभाव होता है, वो अधिक धनावेश से कम धनावेश वाले क्षेत्र की तरफ होता है। विद्युत प्रवणता को बनाए रखने का जो कार्य करता है वो पोटेशियम आयन के परिसंचरण द्वारा होता है। यानी पोटेशियम आयन है वो यहाँ पर है जो विद्युत प्रवणता को बनाए रखता है। पोटेशियम आयनों की सांद्रता चालनी पट्टिका के ऊपर की ओर आप देख रहे हैं, ऊपर की ओर अधिक तथा नीचे की ओर है जो कम होती है। इस प्रकार विलेय अणु पोटेशियम के साथ विद्युत प्रवणता की दिशा में ऊपर से नीचे की ओर गति करते हैं। यहाँ से जो आपको दिखा रहा है, विलेय अणु पोटेशियम के साथ में ऊपर से नीचे की ओर गति करते हैं। विलेय तथा पोटेशियम आयनों के पट्टिका के नीचे पहुंचने पर पट्टिका के नीचे पोटेशियम आयन सांद्रता बढ़ने लगती है। अगर ऊपर से कंटिन्यूस अगर पोटेशियम का प्रवाह विलेय अणुओं के साथ में नीचे की तरफ होगा चालनी पट्टिका से, तो चालनी पट्टिका के नीचे की तरफ धनायनों की अर्थात पोटेशियम आयनों की सांद्रता बढ़ने लगती है। तो उस समय सहकोशिकाएं पोटेशियम आयनों को अवशोषित कर पट्टिका के ऊपर की ओर पंप कर लेती है। उस समय जो सहकोशिकाएं हैं पास में, ये है जो इन पोटेशियम आयनों को अवशोषित करके और ऊपर की ओर है जो पंप कर देती है। इस प्रकार पोटेशियम आयनों का ये चक्रीय प्रवाह बढ़ा रहता है, यानी ऊपर से चालनी पट्टिका से होती हुई नीचे की तरफ और नीचे बाद वापस चालनी पट्टिका से सहकोशिकाओं के द्वारा पुनः है जो ऊपर की तरफ है जो चालनी पट्टिकाओं में इनका प्रभाव बढ़ने लगता है। तो पोटेशियम आयनों के इस चक्रीय प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा है जो एटीपी वह सहायक कोशिकाओं से प्राप्त होती है। अन्य जो है लास्ट है वो है द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना अथवा मुंच परिकल्पना। यह परिकल्पना जो है मुंच के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, इसे मुंच परिकल्पना भी कहते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार कार्बनिक पदार्थों का परिवहन ध्रुवीय के रूप में होता है। उत्पादन व उपभोग अंगों के मध्य स्फीत दाब प्रवणता इस परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। मुंच के अनुसार फ्लोएम की चालनी नलिकाएं सिरों से आपस में जुड़ी रहती है तथा इनका जीवद्रव्य प्लाज्मा डेस्मेटा द्वारा जुड़ा रहता है, जिससे एक सतत तंत्र का निर्माण होता है। इसे सिम्प्लास्ट कहते हैं, जो पादप के सिर से आधार तक एक सतत
तंत्र होता है तथा सीधे अक्ष की दिशा में पारगम्य होता है। पत्तियां जो कि स्रोत होती है प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है, जो पर्ण मध्यस्थक कोशिकाओं में सुक्रोज के रूप में एकत्रित होता है। पर्ण मध्यस्थक कोशिकाओं में सुक्रोज के एकत्र होने पर इनका परासरण दाब बढ़ जाता है, ये जाइलम तत्वों से जल ग्रहण करती है, जिससे इनका स्फीति दाब बढ़ जाता है। तो उच्च स्फीति दाब के कारण विलयन इन कोशिकाओं से चाली नलिकाओं में प्रवेश कर जाता है। तो ये तो मेसोफिल सेल्स है, इनके अंतर्गत शर्करा पदार्थों के संचयन के फलस्वरूप है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। पर्ण मध्यस्थक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप शर्करा की सांद्रता लगातार बढ़ी रहती है, इसके कारण इनका स्फीति दाब भी बन जाता है। इसके विपरीत जड़ जो नीचे की तरफ होती है, जड़ का जिसको हम सिंक बोलते हैं, शर्करा वो कार्बनिक पदार्थों का उपभोग निरंतर होता रहता है अथवा अघुलनशील रूप में इन पदार्थों का संग्रहण होता रहता है, जिससे इनका परासरण दाब यानी यहाँ पर है जो लो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, अर्थात स्फीति दाब है जो यहाँ पर कम रहता है। इस प्रकार स्रोत तथा सिंक के मध्य स्फीति दाब प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। ये जो आपका स्रोत है, ये आपका सिंक है, इनके मध्य है जो स्फीति दाब उत्पन्न हो जाता है। यह स्फीति दाब ही इन पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। फ्लोएम के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न स्फीति दाब प्रवणता के फलस्वरूप विलयन, जिसमें घुलनशील विलय प्लस जल होता है, का द्रव्य प्रवाह पत्तियों से जड़ की ओर अर्थात स्रोत से सिंक की ओर फ्लोएम में होता रहता है। जड़ों या उपभोग वाले सिरे पर शर्करा का उपभोग हो जाता है तथा फिर स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है तथा जल जाइलम वाहिकाओं में विसरित हो जाता है, तब बाद में इसे पुनः है जो ऊपर की ओर भेज दिया जाता है। थैंक्स।